स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है जिसका नाम है शियर स्ट्रेस इन बीम। पिछले यूनिट में हम लोगों ने देखा था बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम, जहाँ पे कंसीडर किया था कि पूरे बीम में जो है एक प्योर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, कहीं पे भी शियर फोर्स नहीं लग रहा है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हर एक लेयर पे डेप्थ के अलॉन्ग स्ट्रेस का वेरिएशन, जिसको कि हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस बोल रहे थे। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में वहाँ पे शियर फोर्स क्या माने थे, सेक्शन पे, किसी भी सेक्शन पे प्योर बेंडिंग के केस में शियर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, वो ज़ीरो है। जब शियर फोर्स ही ज़ीरो है तो शियर स्ट्रेस जो हो जाएगा, वैसे सेक्शन में क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स अगर ज़ीरो हो तो स्ट्रेस भी ज़ीरो। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में शियर फोर्स भी होता है और बेंडिंग मोमेंट भी होता है किसी भी सेक्शन पे। जैसे आप कंसीडर करेंगे एक सिंपल सा केस, कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर यूडीएल एक्ट कर रहा है इस तरह से, इसका लेंथ एल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी बी या डी है। तो इसका शियर फोर्स डायग्राम आप लोग अगर देखें तो इस तरह का शियर फोर्स डायग्राम का वेरिएशन होता है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वेरिएशन अगर देखें तो इस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वेरिएशन होता है। ठीक है, तो अलग अलग सेक्शन पे कुछ ना कुछ वैल्यू शियर फोर्स का भी है, कुछ ना कुछ वैल्यू बेंडिंग मोमेंट का भी है। लेकिन पिछले जो यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे प्योर बेंडिंग का केस था, और शियर फोर्स थ्रू आउट द लेंथ क्या कंसिडर किए थे, ज़ीरो। और शियर स्ट्रेस का वैल्यू कम बेंडिंग स्ट्रेस के कंपेरेटिव बहुत कम आता है, उसको बहुत जगह नेग्लेक्ट भी करके चलते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेसियस कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, वहाँ पे शियर स्ट्रेस का भी कंसिडरेशन करते हैं और बेंडिंग स्ट्रेस का भी कंसिडरेशन करते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में तो हम लोगों ने बहुत पढ़ा। अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे शियर स्ट्रेस का वेरिएशन डेप्थ के अलॉन्ग कैसे होता है। जैसे बेंडिंग स्ट्रेस का हम लोग देखे थे, उसी तरह से एक एक करके बेंडिंग स्ट्रेस का एक फॉर्मूला फाइनली आया था, M/I इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय वाई इक्वल्स टू ई बाय आर। ये बेंडिंग फार्मूला था, इसी पे बेस्ड सारा न्यूमेरिकल हम लोग किया था। ये कैसे डिराइव्ड हो गया था इसको भी देखा था। उसी तरह से यहाँ पे शियर स्ट्रेस में भी किसी भी पॉइंट पे शियर स्ट्रेस निकालने का एक फार्मूला है, FA/y बार बाय IB। अभी थोड़ा पेशेंस रख के आप लोग बस सुनिए कुछ मिनट का लेक्चर, उसके बाद धीरे धीरे में चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी, समझ में आती जाएगी। ठीक है, ये बस ध्यान में रखना है कि इस पूरे होल चैप्टर का, इस पूरे यूनिट का जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, इसी के अराउंड पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको डिराइव्ड करके देखेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे और उसका एक एक टर्म का मतलब क्या है उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका डेरिवेशन समझते हैं। ये फॉर्मूला जो है शियर स्ट्रेस किसी भी सेक्शन पे किसी भी हाइट पर, डेप्थ के अलॉन्ग किसी भी हाइट पर वो कैसे निकाला जाए। ठीक है, हम लोग एक बीम का, एक सपोज अ बीम इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल थ्रू द इंटायर लेंथ, थ्रू आउट द इंटायर लेंथ हैविंग लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया बी एंड डी। उसका कोई सेगमेंट एक कंसीडर करते हैं, पूरे लेंथ में से एक छोटा सा सेगमेंट dx डिस्टेंस का एक सेगमेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक, पूरा लेंथ जैसे क्या है उसमें से सेगमेंट ए बी एक सेक्शन है, कोई दूसरा सेक्शन सी डी है। ठीक, ये न्यूट्रल एक्सिस बीच से इस तरह से पास कर रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन या बी डी जैसे हम लोग दिखाए थे वो है। ठीक है, इसमें एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं, एलिमेंटल स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ y हैविंग एरिया DA। न्यूट्रल एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, y है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, DA। ठीक है, अब जैसे देखते हैं कि हर एक पॉइंट पे, जैसे शियर फोर्स डायग्राम अभी हम लोगों ने देखा था, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोगों ने देखा था, हर एक पॉइंट पे शियर फोर्स का वैल्यू थोड़ा अलग अलग था, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हर एक सेक्शन पे अलग था। जैसे कि ये सेक्शन है, हाँ, ये पूरा लेंथ है L, इसी में से कोई सेगमेंट ए बी कंसीडर किए यहाँ पे, और ये सी डी कंसीडर किए, ये DX लेंथ है। तो अगर बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन देखें तो इस तरह से जा रहा था, मतलब इस तरह से जा रहा था, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कुछ अलग है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कुछ अलग है, दोनों पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट अलग है, शियर फोर्स सिमिलरली अलग होगा। सपोज करते हैं इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट M है, AB सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट M है, CD सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट M प्लस DM। स्मॉल थोड़ा सा बढ़ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को, इस पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, इस पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट थोड़ा कम है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग लैंग्वेज में लिखेंगे जैसे कि लेट अस कंसीडर अ स्ट्रिप ऑफ हैविंग लेंथ DX एंड एरिया DA
ऑन द सेक्शन ए बी द मोमेंट इज सब्जेक्टेड टू एम, ऑन द सेक्शन सी डी द मोमेंट सब्जेक्टेड एम प्लस डी एम। ठीक है, सिमिलरली इस सेक्शन पर ए बी सेक्शन पर जो शियर फोर्स होगा वो एफ होगा, और सी डी ए बी सेक्शन पे शियर फोर्स जैसे एफ कंसीडर किए हैं, सी डी सेक्शन पे थोड़ा सा अलग शियर फोर्स, इससे थोड़ा चेंज होगा। तो लिख लेते हैं जैसे लैंग्वेज में हम लोग, लेट अस कंसीडर अ स्मॉल सेगमेंटल बीम ऑफ लेंथ dx। कंसीडर, इसमें भी एक स्मॉल एक सेगमेंट पहले कंसीडर किए पूरे बीम में, एक सेगमेंट सी dx लेंथ का। अब इस सेगमेंटल बीम में भी एक स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं y डिस्टेंस पे। कंसीडर ए स्मॉल स्ट्रिप ऑफ dA area at a distance y from न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब इस पूरे, और भी लैंग्वेज हो सकता है, पूरे बुक में आप लोगों को दिया हुआ है, हम ऊपर ऊपर थोड़ा समझा रहे हैं आप लोगों को ताकि समझ में आए, डिरिवेशन प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, इस पूरे सेगमेंट में एक दो सेक्शन कंसीडर किए, एक ए बी और एक सी डी। दोनों सेक्शन पर शियर फोर्स का वैल्यू अलग अलग है, दोनों सेक्शन पर मोमेंट का वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तो शियर फोर्स ऑन सी डी सेक्शन पे शियर फोर्स कितना है, एफ। बेंडिंग मोमेंट ऑन सी डी सेक्शन एम। सिमिलरली शियर फोर्स ऑन, सॉरी ये ए बी सेक्शन है, एम था और एफ था और एम था, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। सिमिलरली शियर फोर्स ऑन सी डी सेक्शन एफ प्लस डो एफ, बेंडिंग मोमेंट ऑन सी डी सेक्शन एम प्लस डी एम। ठीक है, इस तरह से क्या हो रहा है कि इसके ट्रांसवर्स सेक्शन के अलोंग अलग अलग इंटेंसिटी का मोमेंट लग रहा है, अलग अलग इंटेंसिटी का शियर फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब इस स्मॉल स्ट्रिप पे ये सारा कंसीडर कर रहे हैं, स्मॉल स्ट्रिप पे लगने वाला ये, इस पूरे सेक्शन के अबाउट जो शियर फोर्स होगा वो सेम लगेगा, इस सेक्शन के अबाउट जो मोमेंट होगा वो सेम होगा। ठीक है, लेकिन दोनों जगह पर अलग अलग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होगा, लेकिन थ्रू आउट द डेप्थ शियर फोर्स का वैल्यू सेम होगा, थ्रू आउट द डेप्थ बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू सेम होगा। अब आते हैं बेंडिंग स्ट्रेस पे। ठीक है, फोर्स तो थ्रू आउट द डेप्थ सेम होगा मानते हैं, बेंडिंग मोमेंट भी सेम होगा, लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू थ्रू आउट द डेप्थ वो सेम नहीं होगा। सेम सेक्शन पर, जैसे ए बी सेक्शन पे बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू इस तरह से वेरी करेगा, सी डी सेक्शन पे बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू भी इस तरह से वेरी करेगा। अलग अलग ये मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, ये मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, लेकिन वेरिएशन, चूंकि बेंडिंग स्ट्रेस का जो वेरिएशन हो वो किस पे डिपेंड करता है, वाई पे भी डिपेंड करता है। न्यूट्रल एक्सिस से जैसे जैसे दूरी अलग होते जाएगा, जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस से दूरी ये अलग होते जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू भी क्या होते जाएगा, अलग होते जाएगा। ठीक है, उसलिए हम लोग क्या किए, कंसिडर किए हैं इस स्मॉल स्ट्रिप पे, जो कि यहाँ से y डिस्टेंस पे है, न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे है, इस स्मॉल स्ट्रिप पे इस डायरेक्शन से लगने वाला बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, इस डायरेक्शन से लगने वाला बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन से पहले ए बी सेक्शन पे, ऑन सेक्शन ए बी बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा, बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा अगर मानते हैं, इधर से लग रहा है सिग्मा, इधर से लग रहा है सिग्मा प्लस डो सिग्मा, थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा, तो सिग्मा इक्वल्स टू एम बाई, चूँकि इस सेक्शन पे मोमेंट कितना लग रहा था एम, तो स्ट्रेस कितना डेवलप होगा एम बाई आई इंटू वाई, चूँकि वाई डिस्टेंस ये है और यहाँ भी वाई डिस्टेंस ही है। सिमिलरली ऑन सेक्शन सी डी बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा प्लस डो सिग्मा इक्वल्स टू एम प्लस डो एम डिवाइडेड बाय आई इंटू वाई। चूँकि इस सेक्शन पे जो मोमेंट लग रहा है वो कितना लग रहा है एम प्लस डो एम, उसलिए ये वैल्यू भी एम प्लस डो एम इंटू वाई डिवाइडेड बाय आई। ये हो गया स्ट्रेस का वेरिएशन इस सेक्शन पे और इस सेक्शन पे। देखिए
जैसे कि ये स्ट्रिप का कुछ नाम दे देते हैं, जैसे EF स्ट्रिप है, EF स्ट्रिप का E वाला पार्ट AB सेक्शन पे है, EF स्ट्रिप का F वाला पार्ट CD सेक्शन पे है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने निकाला था जस्ट पिछले स्लाइड में कि स्ट्रेस ऑन द स्ट्रिप AEF एट द सेक्शन AB, स्ट्रेस ऑन द स्ट्रिप EF एट द सेक्शन AB इक्वल्स टू सिग्मा, वहाँ पे माने थे M/I इक्वल्स टू इंटू वाई। स्ट्रेस ऑन द स्ट्रिप EF एट सेक्शन CD सेक्शन पे जो स्ट्रिप है F वाला पोर्शन, उस पर कितना स्ट्रेस होगा ऐसे निकला था, ठीक है। अब सिमिलर अगर स्ट्रेस पता है तो फोर्स जो डेवलप हो रहा होगा उस बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा होगा, इधर ऊपर है तो कंप्रेसिव ही होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा ऑन द स्ट्रिप EF एट सेक्शन AB वो कितना हो जाएगा, जैसे फोर्स यहाँ पे लिखते हैं तो स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया कितना माने थे इनिशियली ही, DA माने थे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम लोग फोर्स कंसीडर करें, फोर्स ऑन द स्ट्रिप EF एट सेक्शन CD सेक्शन पे, तो क्या हो जाएगा, इस स्ट्रेस में हम लोग DA, यहाँ पे भी इस स्ट्रिप का एरिया कितना है, DA ही है, तो DA से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों पॉइंट पे फोर्स पता चल गया। देखिए यहाँ पे फोर्स F लग रहा है, यहाँ पे कुछ अलग फोर्स लग रहा है, तो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में या फिर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हम लोग देखें तो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स जो होगा उसी, अगर दोनों निग्लिजिबल डिस्टेंस पे इस तरह से एक्ट करे तो वही शियर फोर्स वहाँ पे एक्ट होगा EF एलिमेंट पे, EF जो स्ट्रिप है उस पर नेट अनबैलेंस्ड फोर्स ही शियर फोर्स होगा। तो इस पॉइंट पे फोर्स पता चल गया, इस पॉइंट पे फोर्स पता चल गया, तो इस पॉइंट वाला इधर वाला अगर फोर्स ज़्यादा है तो क्या करेगा, ऊपर के सेक्शन को, EF के ऊपर वाले सेक्शन को स्लाइड करके काट के ये अलग कर देगा बाकी रेस्ट ऑफ द सेक्शन से, इस तरह से, ठीक है। इस सेक्शन को क्या करेगा, काट के अलग कर देगा। तो शियर फोर्स यही करता है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अबाउट क्या करता है, कट करके अलग कर देता है। तो ये जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू है जो इस पर्टिकुलर प्लेन के अबाउट लग रहा है, EF प्लेन के अबाउट लग रहा है, वो डेप्थ के अकॉर्डिंग क्या होगा, वेरी करते रहेगा। ये शियर स्ट्रेस जैसे यहाँ पे टाउ डेवलप करेगा, रेसिस्टिव शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस, ये वैल्यू यहाँ पे अलग है, कुछ डेप्थ पे अलग होगा, अलग अलग डेप्थ पे इसका वेरिएशन अलग अलग आते जाएगा, उसको आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे। अभी बस इतना समझिए कि इस जो एलिमेंट हम लोग कंसिडर किए थे उससे उस पे इस डायरेक्शन से ई पॉइंट पे जो शियर फोर्स लग रहा था वो इस इंटेंसिटी का, F पॉइंट पे जो शियर फोर्स लग रहा था वो इस इंटेंसिटी का। तो नेट अनबैलेंस्ड शियर फोर्स एलॉन्ग स्ट्रिप, कौन सा स्ट्रिप, क्या नाम है, EF, तो इसको माइनस वो अल्जेब्रिक सम अगर करें m प्लस डो m डिवाइडेड बाई आई इंटू वाई इंटू DA माइनस m बाई आई वाई इंटू DA, तो जो बचता है पोर्शन वो सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा y इंटू DA। यही नेट अनबैलेंस्ड फोर्स यानी नेट शियर फोर्स एक्ट कर रहा है किस स्ट्रिप के अलॉन्ग, EF स्ट्रिप के अलॉन्ग। अब देखिए इस स्ट्रिप पे पता चल गया नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इतना है, नेट शियर फोर्स इतना है। अब इस स्ट्रिप के ऊपर वाले पोर्शन में कितना टोटल शियर फोर्स डेवलप करेगा, इस स्ट्रिप के ऊपर वाले पोर्शन में कितना टोटल शियर फोर्स एक्ट करेगा, तभी जाके ये स्लाइड होगा ये वाला जो है। तो ऊपर वाले पोर्शन में क्या करेंगे, यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे इस वाले, जैसे कि एलिमेंट पे जितना शियर फोर्स आया है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिखेंगे टोटल अनबैलेंस्ड shear force above EF between AB एंड CD सेक्शन, AB और CD सेक्शन के बीच EF के ऊपर कितना नेट अनबैलेंस शियर फोर्स डेवलप करेगा। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट DM डिवाइडेड बाई आई वाई इंटू DA, DM बाई आई कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू DA। तो इसको अगर इंटीग्रेट करें आप लोग तो DM बाई आई, DA का इंटीग्रेशन एरिया कौन सा एरिया, इसके ऊपर वाला जितना एरिया, ये वाला पोर्शन आपको हैश्ड पोर्शन जो दिख रहा है वो एरिया, ठीक है। और y बार मतलब जैसे कि एलिमेंट का यहाँ से दूरी y था तो इस पूरे एरिया का यहाँ से CG वाला दूरी ये y बार हो गया, ये CG वाला दूरी यानी इस न्यूट्रल एक्सिस से इस पूरे हैज्ड पोर्शन का CG, जैसे ये आपका 50 mm है
तो यहाँ से ये 25 हो जाएगा और ये डिस्टेंस जो भी रहेगा उसको ऐड करके इसका CG वाला दूरी, इस पोर्शन का जो CG होगा, इस हैज पोर्शन का जो CG होगा न्यूट्रल एक्सिस से, उसी को हम लोग y बार यहाँ पे बोल रहे हैं। क्योंकि एरिया उसी का ले रहे हैं तो CG भी उसी का लेना पड़ेगा। तो ये नेट अनबैलेंस्ड शियर फोर्स जो एक्ट करेगा इस बेंडिंग फोर्स की वजह से वो इतना हो गया। अब नेट अनबैलेंस शियर फोर्स एक्ट कर रहा है तो इसको रेसिस्ट भी करना पड़ेगा। अगर इक्विलिब्रियम में सेक्शन है, अगर इस पूरे सेक्शन के अबाउट इस डायरेक्शन में इस सेक्शन के अबाउट इस डायरेक्शन में शियर फोर्स अगर इतना ढकेलना चाह रहा है तो इस सेक्शन के अबाउट क्या एक रेसिस्टिव शियर फोर्स भी लगेगा टाउ, एक रेसिस्टिव शियर फोर्स भी लगेगा, शियर स्ट्रेस लगेगा टाउ, जो इस शियर फोर्स को क्या करेगा, रोक के रखेगा। वो रेसिस्टिव शियर स्ट्रेस कितना होगा, वो रेसिस्टिव शियर स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अब नेट अनबैलेंस शियर फोर्स पता चल गया है, अब हम लोग रेसिस्टिव शियर फोर्स का वैल्यू भी पता करना है। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं, मानते हैं कि इस सेक्शन पे जो रेसिस्टिव शियर स्ट्रेस है वो वैल्यू टाउ है, ठीक है। तो रेसिस्टिव शियर फोर्स कितना हो जाएगा, रेसिस्टिव शियर फोर्स अलोंग EF, चूँकि EF के ऊपर वाला ही सेक्शन ये अप्लाइड फोर्स अगर लगा रहा है, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स शियर फोर्स, तो रेसिस्ट करेगा इसी सेक्शन के अबाउट, क्योंकि यहीं से कटना चाह रहा है। तो कितना हो जाएगा, स्ट्रेस फोर्स बराबर क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, चूँकि स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स बाय ए, तो फोर्स इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस इनटू एरिया, एरिया कौन सा, ये लेंथ इंटू इसका विड्थ कितना था, अगर 3D व्यू में देखें तो विड्थ कितना था b, तो लेंथ इसका dx है और विड्थ कितना है b, तो ये रेसिस्टिव शियर फोर्स है। और अगर इक्विलिब्रियम में रहेगा तो अप्लाइड नेट अनबैलेंस्ड फोर्स शियर फोर्स और रेसिस्टिव शियर फोर्स दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दोनों को बराबर करते हैं। अनबैलेंस्ड अप्लाइड शियर फोर्स कितना था, dm/i इंटू क्या था, देखिए dm/i a इंटू y बार इक्वल्स टू, इसको अब ये है। अब शियर स्ट्रेस जैसे निकालना है किसी भी सेक्शन पे, जैसे इस सेक्शन का ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि y डिस्टेंस पे यहाँ से, तो शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू dm, इसको नीचे करते हैं dm/dx a y बार बटे i इंटू b भी नीचे आएगा, ये बचा, ठीक है। और dm/dx का एक्सप्रेशन जो है इस पॉइंट पे, जैसे dm है, ये डिस्टेंस dx है, तो इस पॉइंट पे लगा हुआ शियर फोर्स F जो कंसीडर किए थे वो शियर फोर्स, चूंकि मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स इक्वल्स टू m/dx, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग dm अमाउंट का ये लग रहा है, मोमेंट लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट, नेट बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय dx करेंगे तो ये शियर फोर्स, इस पॉइंट पे शियर फोर्स को सूचित करता है ये एक्सप्रेशन, इंटू a y बार डिवाइडेड बाय IB। यानी शुरू में जो मैंने बताया था कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल तो पूछेगा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो F क्या है, जैसे किसी भी सेक्शन पे आप लोगों को बोला जाए कि शियर स्ट्रेस का वेरिएशन दिखाइए, तो इस एक्सप्रेशन से कैसे हम लोग उस वेरिएशन को दिखा सकते हैं, उसका डायग्राम को बना सकते हैं, ये समझिए। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है सारा। हम जैसे देखते हैं कि जो एक्सप्रेशन आया FA y बार बाय IB, ये क्या, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। जैसे कि ये कोई बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल चाहे किसी भी तरह का फोर्स लग सकता है। आगे जैसे क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारे लोडिंग कंडीशन पे, एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम विच इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल, ठीक है। कोई सेक्शन बोल देगा कि इस सेक्शन पे यहाँ से एक डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस x डिस्टेंस पे, चाहे कोई इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसके अलॉन्ग डेप्थ के अलॉन्ग शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा है उसको बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पर शियर फोर्स F का वैल्यू क्या है। देखिए F का मतलब निकल गया कि जिस सेक्शन के अबाउट शियर स्ट्रेस का वेरिएशन पूछा जाए उस पॉइंट पर शियर फोर्स का वैल्यू क्या है। तो शियर फोर्स डायग्राम में हम लोग जाएंगे और डायग्राम में देखेंगे कि इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर इस पॉइंट पर F का क्या वैल्यू है शियर फोर्स का, ये वैल्यू, ना कि ये वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम शियर फोर्स इसका तो होता है WL/2, ये आप लोग भी जानते हैं WL/2। अगर क्रिटिकल सेक्शन बोला जाए तो शियर फोर्स के लिए क्रिटिकल सेक्शन सबसे ज़्यादा शियर फोर्स यहीं पे एक्ट करेगा, तो शियर स्ट्रेस का भी वेरिएशन इसी के डेप्थ के अलॉन्ग सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन एक सिंपल सा
कॉमन समझाने के लिए एग्जांपल लिए हैं कि किसी भी डिस्टेंस पे अगर शियर स्ट्रेस का वेरिएशन डेप्थ के अलॉन्ग पूछा जाए तो उस सेक्शन पर शियर फोर्स का वैल्यू एफ का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ है तो यहाँ का एफ का वैल्यू, यहाँ है तो यहाँ रहेगा तो यहाँ का एफ का वैल्यू। ये एफ का वैल्यू क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके डेप्थ, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि इस सेक्शन पे पूछेगा डेप्थ के लॉन्ग, जैसे इसका डायमेंशन है 200 बाय 400, तो यहाँ से जैसे ये 200 बाय 400 है तो यहाँ से 100 mm के सेक्शन पे, 100 mm के सेक्शन पे इस पॉइंट पर शियर स्ट्रेस कितना है वो बताइए। ठीक है, तो उसके ऊपर का, इस 100 mm के ऊपर का जितना पोर्शन है उसको हम लोग एरिया यहाँ पे बोलेंगे। जिस पॉइंट पर निकालने बोला जा रहा है शियर स्ट्रेस, उस पॉइंट के ऊपर वाला हैज्ड पोर्शन के एरिया को ही ए बोलते हैं, ना कि टोटल एरिया ले लीजिएगा। 200 बाय 400 एरिया यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब क्या है, जिस पॉइंट पर आपको बोला जा रहा है शियर स्ट्रेस निकालने, जैसे कि यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से 100 mm ऊपर शियर स्ट्रेस निकालने बोला जा रहा था, तो उस पोर्शन के ऊपर वाला जितना एरिया है, जैसे कि डेरिवेशन में भी आया था, उसी को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एरिया ए बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एरिया हेस्ट पोर्शन वाला कितना एरिया हो जाएगा, ये न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से यहाँ तक 200, ये अगर 400 है तो आधा कितना हो जाएगा 200, अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 200, ये हो गया आपका एरिया। इस फॉर्मूला में जो एरिया, इसका मतलब ये। अब वाई बार क्या, इस हैज्ड पोर्शन का सी जी न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है, हैज पोर्शन का सी जी, जैसे ये 100 है तो यहाँ से 50 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 100 प्लस 50 यानी 150, यानी वाई बार का वैल्यू कितना हो गया 150, वाई बार का वैल्यू 150। समझ में आया, हैज्ड पोर्शन का सी जी न्यूट्रल एक्सिस से, उसी को क्या बोला जा रहा है वाई बार। और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और बी क्या है, जिस पॉइंट पर आपको शियर स्ट्रेस निकालने बोला जा रहा है, जैसे इस पॉइंट पर शियर स्ट्रेस निकालने बोला जा रहा था तो इस पॉइंट का विड्थ, इस पॉइंट का विड्थ, उसी को क्या बोला जा रहा है बी। चूंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो इस पॉइंट पे भी 200 विड्थ है, इस पॉइंट पे भी कितना विड्थ है 200, तो ये बी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बस पुट करिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई तो निकाल ही सकते हैं, बी डी क्यू बाय 12, इस फॉर्मूला से सब कुछ पुट करिए, उस पॉइंट पर स्ट्रेस निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोग 2-4 पॉइंट पर, इस तरह के 2-4 पॉइंट पर स्ट्रेस निकाल पाए तो आप लोग डेप्थ के लॉन्ग स्ट्रेस का वेरिएशन देख पाएंगे। कुछ रेक्टेंगुलर सेक्शन में इस तरह का स्ट्रेस का वेरिएशन होता है, क्योंकि इस पॉइंट पर जीरो देखेंगे हम लोग कैसे इस पॉइंट पर जीरो आया, जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ते जाएगा स्ट्रेस का वैल्यू भी इस डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा। सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पे। बेंडिंग स्ट्रेस देखिएगा वेरिएशन इस तरह से होता था, न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू कितना आता था 0, लेकिन शियर स्ट्रेस का वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम आएगा। ये कैसे आएगा, इसको सॉल्व करेंगे का क्वेश्चन तो जाके क्लियर होते जाएगा। आज के इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। आप इस पूरे वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखें तो चीज़ें समझ में आएगा, डेरिवेशन का एक एक पॉइंट बारीकी से समझ में आएगा। थैंक यू।